नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखेंगे उन घटनाओं को जो आने वाले एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी चाहे जो भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। आशा करते हैं आप लोग यूपीएससी जो सीएससी का फॉर्म भरा रहा था आप लोग अच्छे तरीके से भर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है खास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है। आप लोग ध्यान देंगे कि 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो आज देख लेते हैं हम लोग क्या बदलाव किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे शिक्षा नीति में बदलाव क्यों किया गया है। ये बहुत ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि मान लीजिए पुरानी पद्धति के हिसाब से शिक्षा नीति चले आ रहा है, जबकि अब मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़रूरी है शिक्षा को बदलना, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था। जैसे कि आजकल के बच्चे टैबलेट लैपटॉप लेके पढ़ने जाते हैं, पहले किताब में स्याही वाला किताब पेन लेके जाते थे, किताब लेके जाते। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलाव हिसाब से शिक्षा नीति भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लेके जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या रहा है बदलाव। यह भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए समान शैक्षिक मंच को बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल सही बात है। भाषाई विविधता जो है सो भारत में बहुत देखने को मिलता है। कोई भी स्टेट में चले जाइए, अलग स्टेट में जाइए तो अलग अलग भाषा देखने को मिल जाता है। जैसे आप नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगा। कहीं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, असम में जाइए तो असमिया मिलेगा, या फिर कोई भी अलग अलग राज्य में जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट भाषा है। साउथ में जाइए तो कन्नड़ है, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो सरकार चाहती है कि सभी भाषाओं का अपना अपना प्रचलन चलते रहे, ना कि सरकार का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी भाषा को दबाया जाए। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट पे। यह सभी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का आदेश देता है। एकदम नहीं। देखिए, हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है सरकार का कि हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू किया ही किया जाए। कोई भी राज्य का बच्चा हो वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहल है। चाहे वो कन्नड़ में पढ़ रहा हो तो कन्नड़ आराम से वो कन्नड़ में ही पढ़ाई करे। हाँ, लेकिन एक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक भाषा जो संस्कृत है उसे प्राचीन भाषा का दर्जा देते हुए इस पे बढ़ावा देने की बात कही गई है कि भारत का सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है संस्कृत को। तो देख लेते हैं अगला स्टेटमेंट। यह छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात जरूर कही गई है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। लेकिन सरकार का यही लक्ष्य है कि भाषा कोई भी हो लेकिन वो इंसान शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए शिक्षित हो गया उसके बाद तो भाषा तो लोग ट्रांसलेट कर ही लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि इंसान को शिक्षित करना, ना कि कोई भाषा को बढ़ावा देना। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। 1 और 3 बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, यानी यह भाषा विविधता को सम्मान करते हुए समान शैक्षिक मंच को बढ़ावा देता है, साथ ही उनकी मातृभाषा में शिक्षा सम्मान करने का लक्ष्य भी रखता है। हम नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली के विमर्शन सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर है। देखिए, हमने आपको पहले क्लास में बताया था पंचायती राज विमर्शन सूचकांक को लेके ये कर्नाटक पहले स्थान पे आया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में तापीय ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, तापीय ऊर्जा की बात कर रहा है। तापीय ऊर्जा अर्थात कोयला से जो बिजली उत्पन्न होता है उसे तापीय ऊर्जा बोलते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कथन की बात कर रहा है। निजी क्षेत्र के पास स्थापित तापीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा है। देख लेते हैं क्या रहा हिस्सा। भारत ने 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये बिल्कुल सही बात है। 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि 45% तक जो है सो कार्बन को कम किया जा सके। तो इसके लिए तो तापीय ऊर्जा को कम करना ही होगा। वही 2070 तक कार्बन न्यूट्रल भी होना है। आप लोग सोच रहे हैं कि 2070 तक भारत यानी कार्बन खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। कार्बन खत्म करना नहीं है, कार्बन न्यूट्रल करना है। कार्बन न्यूट्रल करना और कार्बन खत्म करना दोनों अलग अलग चीज़ है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कार्बन न्यूट्रल करने का मतलब हो गया जितना हम लोग कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जितना कार्बन उत्पन्न करते हैं उतना ही कार्बन को यदि अवशोषित कर लिया जाए तो उसे कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है। और कार्बन खत्म का मतलब हो गया कि कार्बन उत्पन्न ही नहीं करना है। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक जितना कार्बन हम लोग इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उतना ही कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, यानी सोख लिया जाए, जिससे कि कार्बन न्यूट्रल बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में भारत की सबसे अधिक गैर नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता, ये बिल्कुल ये भी बात सही है। देखिए, महाराष्ट्र में जो है ना तो तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा बिजली बनाया जा रहा है। तो इसलिए जो है सो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यानी तीनों ऑप्शन सही है। एक और तो
2 और 3, 1 2 3, इसका सेम आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी एफसीपीए की बात कर रहा है, को हाल ही में किस देश ने रोक लगा दिया है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि यूएसए द्वारा जो है सो 1977 का कानून यानी 1977 का कानून को रद्द कर दिया गया है। यह कानून जो अमेरिकी कंपनी हो या अमेरिकी नागरिक हो, विदेशी लोगों को भ्रष्टाचार करने से रोकता है। आप सोच रहे होंगे रोकता है का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई भी विदेशी कंपनी हो फंडिंग के लिए किसी को रिश्वत नहीं दे सकता है। उस कानून को यानी एफसीपीए कानून उसे बोलते हैं, उसको निरस्त कर दिया गया राष्ट्रपति अमेरिकी सरकार द्वारा, अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, किस देश ने रोक लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि हमने अभी आपको जस्ट बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा रोक लगा दिया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन को सबसे अच्छे तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, चिपको आंदोलन की बात कर रहा है तो आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन को लेकर सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में माने जाते थे, वही चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुआ था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जो स्टार्ट किए थे। आप सोच रहे हैं कि ये चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? तो यह वन को बचाने के लिए लाया गया था, अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लाया गया ताकि पर्यावरण को नहीं काटने दिया। हुआ था कि एक्चुअली में कि जो भी पेड़ काटने लोग गए थे वो सभी लोग जो है सो पेड़ से चिपक गए थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चिपक गए, जिससे लोग पेड़ काटने से बचा लिए थे, क्योंकि इंसान को तो काट नहीं सकते थे, इसको लेके पेड़ बच गया था। इसीलिए चिपको आंदोलन काफ़ी प्रमुख रहा था। वहीं जो है सो सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था। 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं आखिर क्या रहा है, परिभाषित किया जाता है। आइए देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं, भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर आंदोलन नहीं था। हमने आपको जस्ट अभी बताया कि पर्यावरण को लेकर आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन भी, वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन था। आप सोच रहे होंगे ये अभी आखिर क्यों खबर में आया? ये इसलिए खबर में आया क्योंकि महाराष्ट्र में एक्चुअली हुआ क्या है कि महाराष्ट्र में भी चिपको आंदोलन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, इसी को लेकर अभी खबर में आ गया। जब चिपको आंदोलन खबर में आ गया तो थोड़ा सा तो ब्रीफ बनता है हम लोग को जानना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किससे संबंधित है? देखिए, इस योजना का संबंध है कि महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया कि प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपया मासिक रुपया प्रदान किया जाएगा। आप सोच रहे हैं कि 1500 रुपया मासिक सभी महिलाओं को दिया जाएगा? जी नहीं, सभी महिलाओं को देने की बात नहीं है, उन महिलाओं को देने की बात है जो 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की हो। आप सोच रहे होंगे यानी 21 से 65 वर्ष के बीच के सभी महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसकी घर की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उन्हीं महिलाओं को जो है सो 1500 रुपये मासिक महीना प्रदान किया जाएगा। इसको अभी न्यूज़ में क्या है कि किसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस योजना को स्टे नहीं लगाया है, इस पर मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी योजना हो, खासकर फ्री की योजना, वो चुनाव के समय में नहीं लाया जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव। एक्चुअली चुनाव के समय होता है क्या कि राजनीतिक फायदेमंद उठाने के सरकार चक्कर में रहती है, इसलिए जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव के समय में खासकर कोई भी फ्री की योजना नहीं लाया जाए। तो हम लोग अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं, ये किससे संबंधित है, यानी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, मातृत्व स्वास्थ्य लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, वेब ग्लाइडर मानव रहित सतही वाहन प्रणाली का सह उत्पादन किन देशों के बीच चर्चा में है? देखिए, हमने आपको वेब ग्लाइडर को लेके कल के क्लास में अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन खैर जो लोग कल क्लास में उपस्थित नहीं थे उनको थोड़ा सा बता दें कि वेब ग्लाइडर बिना मानव के चलने वाला ग्लाइडर है। ये मान लीजिए सतह पे चलने वाला एक अलग है और समुद्र में चलने वाला एक वेब ग्लाइडर अलग है। जो समुद्र में चलता है वो वेब ग्लाइडर वो बयंसिया फोर्स के तर्ज पे कार्य करता है, अर्थात उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, और उसका पंखा जो होता है स्टेबल रहता है और वो हिलडोल नहीं करता। हिलडोल नहीं करते मतलब एकदम सीधा का सीधा रहता है, और वो एकदम यूं जाता है और ऊपर की ओर आता है, फिर ऊपर नीचे एकदम। लेकिन एक चीज़ है इस वेब ग्लाइडर में कि वो बहुत स्लो काम करता है। हाँ, लेकिन वो
सेंसर जल्दी उस किसी में हीट सेंसर हो चाहे कोई भी सेंसर उसको पकड़ नहीं पाता, इसलिए नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसमें इंजन नहीं होता और वो हीट जनरेट नहीं करता है। आप सोच रहे हैं वो चलता कैसे, तो वो उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे वो कार्य करते हुए वो चलता है। तो हम लोग देख रहे थे इस क्वेश्चन पे, ये हो गया समुद्र को लेके। और वायु के लेके होता है क्या है कि वो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है और वो पृथ्वी से बहुत कम ऊंचाई पे उड़ता है, और जिसके कारण वो जो है सो रडार के पकड़ में नहीं आ पाता है। और क्योंकि रडार हमेशा ऊंचाई पे लगा हुआ रहता है, और वेव ग्लाइडर जो होता है सतह वाला, वो ज़मीन से थोड़ा ही ऊंचाई पे चलता है और वो ग्लाइड करते रहता है, यानी तैरते रहता है। और फिर उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो वो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन पे आखिर क्या रहा है, किन देशों के बीच चर्चा में रहा है। भारत और रूस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इजराइल, भारत और जापान। जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991 1991 का उद्देश्य क्या है। देखिए, पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बात कर रहा है। ये एक्चुअली इस कानून के तहत बोला गया था कि जो भी 1947 से, पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता स्थापित करना, धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता दिवस 1947 की स्थिति को बनाए रखना, धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक जनगणना लागू करना। इसका सेंस है धार्मिक स्थलों को स्वतंत्रता दिवस यानी 1947 की स्थिति को बनाए रखना। देखिए, 1991 का कानून ये बताता है कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल है उसकी स्वायत्ता को बनाए रखा जाए, न कि जो है उस पर कोई आपत्ति दायर, मतलब उस पर कोई तोड़फोड़ किया जाए। इस कानून का यही लक्ष्य है। ये कानून चर्चा में बाबरी मस्जिद के समय में आया था 1991 को लेकर, उस समय से ये अभी तक बना हुआ है, इसलिए अभी ये खबर में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता किस राज्य में है। देखिए, ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता किस राज्य में। नवीकरणीय अर्थात जो कोयला से उत्पादित नहीं हो, जो परंपरागत तरीके से नहीं हो, जो न्यू टेक्नोलॉजी से आ रहा हो। तो देख लेते हैं किस राज्य में रहा। तो राजस्थान में जो है सो सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं कि डेजर्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया है, इसलिए जो है सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही जो है सो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा से भी बिजली बनाया जाता है। तो राजस्थान जो है सो परमाणु ऊर्जा को लेके लगभग 2245 गीगावाट बिजली बनाता है अपनी नवीकरणीय ऊर्जा से, जो कि एक बहुत ही पैमाने पर है। और यह जो है सो सोलर ऊर्जा से बनाता है, और यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के एक गांव है भरला, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। ये बहुत ही खास हो जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है सो सोलर प्लांट बैठाया गया है जोधपुर में, और वो 2245 गीगावाट का है, इसलिए ये अभी खबर में रहता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन गंगा की बात किया जाए, इससे तो भारत का तो लोग को फ़ायदा हुआ ही हुआ था, उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन गंगा तो भारत सरकार लॉन्च किया था, फिर पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा हुआ, ये समझाते हैं। एक्चुअली हुआ था क्या, जब यूक्रेन में बमबारी किया गया था रूस के द्वारा, जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत जो भी यूक्रेन में फंसे हुए लोग थे उसे बाहर निकालने के लिए जो अपना मिशन चलाया था। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत मिशन चलाया था, जो भी भारतीय फंस गए यूक्रेन में उन्हें कैसे वापस लिया जाए। इसमें एयरफोर्स की जो सेना हमारा वो काफ़ी मदद किया था, और वो अपना विमान भेज के ला रहा था। पड़ोसी देशों में अपना वायुसेना का जहाज़ उतारते थे और उसमें लोगों को भरते थे और वापस लाते थे। सोच रहे होंगे फिर हमने आपको बोला था कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा, वो कैसे हुआ। एक्चुअली हुआ था क्या कि यूक्रेन सरकार ने आदेश जारी किया था, यूक्रेन सरकार हो, रूस सरकार हो या आसपास के जो भी सरकार हो, उसने जारी किया था आदेश कि जो भी भारतीय फ्लैग लेके, भारतीय झंडा लेके लोग गुजर रहे हैं, उसके साथ कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं होना चाहिए, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बमबारी गोला बारूदी
गोली नहीं बरसाना चाहिए। इसको लेके भारत का लोग जो भी थे एकदम आराम से निकल रहे थे, वो झंडा लेके एकदम बारीकी से निकल रहे थे, एकदम खुलेआम, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें पाकिस्तान के लोग को कैसे फ़ायदा हुआ? एक्चुअली इसमें फ़ायदा हुआ कि वो तो भारतीय की तरह ही देखने में होते, तो उन्होंने क्या किया निकलने के लिए कि भारतीय झंडा वो भी उठा लिए, बोले हम भी भारतीय, और वो निकल जाते थे दूसरे देश के लिए। इससे जो है सो पाकिस्तान को भी फ़ायदा ऑपरेशन गंगा के तहत हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या रहा है खास। गंगा नदी की सफाई। गंगा नदी की सफाई इस योजना का लक्ष्य नहीं था। विदेशी देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने का अभियान, भारतीय महासागरों की नौसेना की सुरक्षा को मजबूत करना, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका सही संरचक है विदेशी देश से भारतीय नागरिकों को बचाने का अभियान। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि यूक्रेन से जो भी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोग थे या आस पड़ोस में फंसे हुए थे, यूक्रेन के बमबारी को देखते हुए भारत सरकार ने अपने भारतीय प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा सुविधा चालू किया था। आप लोग सोच रहे हैं कि भारतीय इतना बाहर में थे क्यों? क्योंकि वहाँ मेडिकल का तैयारी करते थे सभी लोग, क्योंकि वहाँ एमबीबीएस का पढ़ाई बहुत ही सस्ते दर पे होता है, जबकि वो उसका मान्यता पूरा विश्व में है। इसलिए जैसे वहाँ पे लोग एमबीबीएस को लेकर खासकर यूक्रेन में लोग जाते थे। नेक्स्ट, क्वाड समूह में कौन कौन से 4 देश शामिल? देखिए क्वाड जो है सो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान क्वाड देशों में शामिल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में क्वाड देशों में शामिल होता है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए लास्ट में शामिल होता है क्योंकि वो कभी क्वाड में शामिल होता है, कभी निकल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल चारों है। क्वाड का मुख्य लक्ष्य है कि हिंद महासागर में शांति स्थापित करना और चीन की प्रभुसत्ता को कम करना। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। भारत, चीन, एकदम नहीं, चीन जैसे आए, चीन को ही काउंटर करने के लिए तो क्वाड बनाया गया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, पेरिस समझौता के तहत भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में क्या शामिल है? आइए देख लेते हैं कि पेरिस समझौता में क्या योगदान शामिल है। 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है सो अपनी ऊर्जा का 45% तक कार्बन को कम करना है। वहीं 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात है। ये बात याद रखिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कार्बन न्यूट्रल को लेके, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 50% कुल बिजली उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना। 2035 तक कोयला बिजली उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से समान करना। एकदम नहीं, देखिए 50% कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्रोतों से प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं 1 और 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता की बात कर रहा है, तो आइए हम देख लेते हैं क्या रहा है खास। अवैध समुद्री गतिविधियों की निगरानी करना, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए समुद्री जागरूकता का यही है कि समुद्र में अवैध समुद्री गतिविधियां ना हो। आप सोच रहे हैं कि समुद्र में क्या अवैध तरीके से हो सकता है। समुद्र का जो है एक अपना टेरिटरी होता है, उसको लेके जो है सो कार्य किया जाता है। साथ ही कोई भी अवैध तरीके से समुद्र में, जैसे कि तेल के कुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, उसे अवैध तरीके से न निकाला जाए, या फिर कोई किसी एक दूसरे में जो है सो मतलब समुद्री टेरिटरी को लेके आक्रमण मतलब प्रवेश न कर जाए। समुद्र में मछली पालन होता है, मछली के उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जो देखे होंगे कि चीन जो है सो मछली जो है सो अपने एक मशीन लेके जाती है, एक छानने वाली एक मशीन है जो जाती है और वो एकदम तरतर पूरा का पूरा मछली निकाल लेती है। उसके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे आ चुका है मछली निकालने को लेके। तो वो जो आपत्ति काफ़ी भारत सरकार जारी करते रहती है कि चीन ये गलत करते रहता है। भारत ही नहीं बल्कि और भी देश चीन को लेकर आपत्ति जारी करते रहता है कि ये मछली को लेकर काफ़ी अवैध करते रहता है। खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग इस क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ये समुद्री गतिविधियों की निगरानी करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तटीय राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, यह भी सही हो जाएगा। भारत की नौसेना रक्षा को मजबूत करना, यह भी बिल्कुल सही है कि समुद्री क्षेत्र जागरूकता को लेके भारतीय नौसेना की रक्षा को मजबूत करना भी सरकार का लक्ष्य है। तो इसलिए अभी उपरोक्त सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के भीतर डोमेन जागरूकता
पहल किन देशों के बीच सहयोग का हिस्सा है। देखिए पानी के भीतर की बात कर रहा है, तो हमने आपको बताया था ये ग्लाइड मिसाइल को लेके कि क्या है, तो उसी में हमने आपको बताया था कि समुद्र के नीचे भी होता है जो बायनसिया फोर्स के तहत कार्य करता है, और एक ग्लाइड मिसाइल जो कि सरफेस पे होता है। तो सेम भारत अमेरिका जो है सो इसका जो है सो समझौता किया है कि इसका हम उद्योग मतलब उत्पादन चालू करें, मतलब टेक्नोलॉजी को साझा करें। भारत और रूस एकदम नहीं, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सेंस हो जाएगा भारत और अमेरिका के द्वारा यह बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना क्या है। देखिए यह 2018 में लाया गया था, भारत सरकार द्वारा यह पूर्णतः चलने वाला योजना है। FFPMS योजना जो पूर्णतः भारत सरकार से चलता है। ये अभी सुर्खियों में आया था उत्तराखंड को लेके। आपको मैंने 1-2 दिन का पहले क्लास में बताया था कि आप लोग जो पहले नहीं देखें वो वीडियो देखें या फिर कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि जो है सो आप लोग का करंट अफेयर जो है सो एकदम तरीके से चलते रहेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या रहा है। वनों के संरक्षण के लिए राज्य वित्त पोषित करना, एकदम नहीं, राज्य के वित्त पोषित किया जाने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। वनाग्नि रोकथाम के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, ये बिल्कुल सही है। वनाग्नि रोकथाम को लेके केंद्र द्वारा यह प्रायोजित योजना है। आप सोच रहे हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है सो इस योजना को लेकर अभी काफ़ी क्रियान्वयन कर रही है, इसलिए यह भी चर्चा में आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनाग्नि रोकथाम के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, हम लोग एक दूसरा चैनल हम लोग का, उस पर जो है सो एक एक्सप्लेन यानी विश्लेषण वाली क्लास हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद हो, मेंस की दृष्टि से हो या फिर मनोरंजन की दृष्टि से हो, और भारतीय होने के नाते की दृष्टि से भी वो काफ़ी फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।